हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज 1 अप्रैल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लाइफ में बड़ी ज़्यादा सीरियसनेस लेकर के चलते हैं। तो ऐसे लोग जो कि आपके हंसी मजाक को बर्दाश्त कर सकते हो, उनको अप्रैल फुल बनाइए, फुल मजा लीजिए लाइफ का, लेकिन सबको मत बनाइए। खैर, आज क्या क्या है न्यूज़ में बताऊंगा। आज ईनाडू पेपर का हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। डिटेल में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फुर्सत से देखिए वीडियो को, जब आपको टाइम मिले, आपके हाथ में 15-20 मिनट रहे तभी देखिए, क्योंकि एक से बढ़ के खुलासे आज के इस पेपर में होने वाले हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर पल कुछ ना कुछ बहुत ही बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग जो है आज के पेपर में निकला है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग ईनाडू पेपर पढ़ने वाले हैं हमारे ज़िले का। आप यहाँ पे तारीख और दिन देख सकते हैं। मंगलवार का दिन लिखा है और अप्रैल की 1 तारीख लिखी हुई है। तो सबसे पहले न्यूज़ पे आते हैं जो कि है गर्मी से रिलेटेड। हमारा जो पुराना आदिलाबाद ज़िला था, जिसके अंदर आज मंचिरियाल, कोमरम भीम, निर्मल और आदिलाबाद, ये 4 ज़िले आते हैं, जिसे कि आज की तारीख में आदिलाबाद सेक्टर कहा जाता है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 41.8 डिग्री टेम्परेचर तक नोट कर लिया गया है अभी तक के दिनों में, मतलब करीब करीब 42 डिग्री का टेम्परेचर। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभी मार्च ख़त्म ही हुआ है, अप्रैल महीना चालू ही हुआ है। अगर अभी से इतनी गर्मी रही तो आगे चल कर के मई, जून और जुलाई महीने में क्या हालात रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं जुलाई महीने के 15-20 तारीख तक तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं ही रहता है, और अगस्त महीने तक छिटपुट बारिश गिरती है, जो कि जस्ट गर्मी से थोड़ा बहुत राहत देती है। गर्मियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो अभी से 42 डिग्री टेम्परेचर जाना बहुत ही चिंताजनक है। अच्छा, आदिलाबाद सेक्टर के अंदर में आदिलाबाद और मंचिरियाल, ये 2 ज़िले बेहद गर्म रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और कागज़ नगर का जो अपना कोमरम भीम ज़िला और निर्मल ज़िला है, इनकी हालत तो भी थोड़ी 2-3 डिग्री कम ही है। लेकिन आदिलाबाद का तो आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा एक्सट्रीम वेदर रहता है। ठंडी के समय 2-3 टेम्परेचर चला जाता है, गर्मी में करीब करीब 50 छू जाता है। और साथ ही साथ बारिश में तो पत्थर तोड़ बारिश होने लगती है, पहाड़ में से पत्थरें टूट टूट के पानी झड़ने लगती है। तो ये हालात है अभी से, ये बहुत ही चिंताजनक है। और इस सीज़न में मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बारिश शुरू होने वाली रहेगी तब कृपा करके आप लोग 2-2 पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि नेचर में थोड़ा सा रिलीफ मिले। वैसे ही कुछ पेड़ जो है अभी आंधी तूफान में टूट के गिर गए, उनकी भरपाई हम लोगों को फिर से इस बार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अच्छे से जो है पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर। इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। अभ्यंतराल अंटारू गम्मुन अंटारू। तो यहाँ पे एक अभी आपको बता दूं कि कल ही जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर जैसे ही ख़त्म होता है ना दोस्तों, तब तक क्या करते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं कि मतलब कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। तो दरअसल क्या होता है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है ना, इन लोगों को पैसे कौन देता है, तेलंगाना की सरकार देती है और सेंट्रल की सरकार देती है। तो ये पैसे कैसे देते हैं, बजट में ये लोग फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बजट में फिक्स किया गया कि 5,000 करोड़ रुपये हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्चा करेंगे। तो ज़िला के हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, 5,000 करोड़ को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। समझिए एक 50-60 करोड़ रुपए हमारे कोमरम भीम जिले के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में आ गए। उसी तरह हमारे कागज़ नगर म्यूनसिपैलिटी के पास में 30 करोड़ रुपए आ गए। ऐसे करके जो है ना, मतलब फंड आता है। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉम्प्ट क्या किया जाता है कि इस फंड को खर्चा करने के लिए प्लानिंग की जाती है कि कैसे कहाँ पे अपने को खर्चा करना है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक प्लान बना लेता है कि भाई अपन डेस्क खरीदेंगे, स्कूलों के छतों को रिपेयर कराएंगे, स्कूलों में करंट का जो इक्विपमेंट है जैसे पंखा है, लाइट है, ये सब लगाएंगे। म्यूनिसिपैलिटी वाले अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं कि फला जगह पे बीटी रोड डालना है, कहीं पे नाली बनाना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इस प्लानिंग के बाद में जो लिखा हुआ आता है कि क्या काम करना है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, एस्टिमेट करने के लिए गवर्नमेंट के इंजीनियर्स होते हैं रेडी, और इस प्रोजेक्ट में खर्चा करवाते हैं। कराने के बाद में उसकी टेस्टिंग होती है इंजीनियरों के द्वारा, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाता है कि भाई साहब हाँ, कंस्ट्रक्शन हो गया है, काम हो गई है ठीक से, सब कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो वो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इस बीच में जो मैंने आपको बताया कि पैसे खर्चा करते हैं, पैसे ऐसे ही खर्च नहीं होते दोस्तों। हर खर्चे में आपको बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि आपने एक मीटिंग बुलाई गवर्नमेंट ऑफिस में, और मीटिंग के दौरान 20-25 लोग आए थे, सबके लिए पानी की बोतलें लाई और पानी की
की बोतलों को जहाँ से आपने ख़रीदा है वहाँ से आपको बिल लाना पड़ेगा कि कितने बोतल लाए, कितने रुपए की लाए। आप कोई नाली बना रहे हैं तो सीमेंट का बिल लाना पड़ेगा कि कितने बस्ते सीमेंट लाए और कहाँ से लाए। ये सारी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड करनी पड़ती है और सबको लिख लिख कर 2000 अभी जो 25-26 शुरू हुआ है इसके मार्च 31 के अंदर में जो है रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये हर डिपार्टमेंट में चलता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट संस्था हो। लेकिन कुछ ऐसे ही खर्चे होते हैं दोस्तों जो सरकारी बाबू लोग कर देते हैं खर्चा बगैर किसी बिल के। तो ऐसे जो बिल्स है इसे ही डिफरेंस कहा जाता है, बेहिसाब खर्चा, मतलब ऐसे खर्चे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तेलुगु में इसे अभ्यंतरालु कहा जाता है। तो इसी के बारे में ये जो है पोस्ट है दोस्तों, मैं आपको पूरा ताकि मैटर समझ में आए इसीलिए ये समझाने की कोशिश किया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। यहाँ पे इस आर्टिकल को देखिए, कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी में 2015 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड लिखा गया। तो इस रिकॉर्ड में चेक करा गया कि 8 करोड़ रुपए ऐसे ही बगैर बिल के फूंक दिए गए। कहाँ गए ये पैसे किसी को नहीं मालूम, किस काम में लगा है कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसको लेकर के अभी तक कोई इंक्वायरी भी नहीं बैठी है। अब चूंकि इंक्वायरी बैठती नहीं है इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोग और अंधाधुंध खर्चा करते हैं। अब तक कौन देखा, अभी भी कोई नहीं देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, नौकरी से थोड़े निकाल दिए जाएंगे। तो ये लोग जो हैं आराम से अपना काम करते हैं। गुत्तेदार लोग जो हैं उनसे जो है एडवांस में पैसे ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं लोगों से और जो है काम करने में बड़ा ही लेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर आरोप लगाते हुए इसमें लिखा गया है। एक कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसको सैंक्शन करने में बड़ा लेट करते हैं, जब ज़रूरत होती है तब सैंक्शन नहीं होता है, जब नाली की ज़रूरत पड़ती है तब नाली नहीं बनती, दूसरे तीसरे सीज़न में जाके बनती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी में। अच्छा, सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी ही नहीं बल्कि पंचायतों को भी जो है यहाँ पे टारगेट किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑडिट अधिकारियों ने बताया है कि पिछले कैसे यहाँ पे ऑडिट किया जाता है, आपको बताता हूँ। हर 3 महीने का एक बैलेंस शीट बनता है। जनवरी, फरवरी, मार्च का एक बन गया, इसी तरीके से अभी अप्रैल, मई, जून का एक बनेगा, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक बनेगा। तो एक एक सेगमेंट जो होता है ना वो 3-3 महीने का बनाया जाता है। और इसमें भी जो है बहुत ही प्रॉब्लम ये लोग कर रहे हैं। 3-3 महीने का ऑडिट भी ये लोग 6-6, 8-8 महीने में करा रहे हैं, रसीद ला के नहीं दे रहे हैं टाइम पे, और कोई इंक्वायरी बैठती है तो उसका जवाब भी नहीं देते हैं। अच्छा, आसिफाबाद पंचायत का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2024 में क्या हुआ, पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील कर दिया गया, मतलब अपग्रेड कर दिया गया। अब अपग्रेड करने से तो होता नहीं, 50 लाख रुपए अलग से खर्चे के लिए दिए गए कि भाई साहब आप लोग अब तक ग्राम पंचायत थे, आपको अभी म्यूनिसिपैलिटी बनाना है, ये लो 50 लाख रुपए, थोड़ा बहुत अपडेट कर लो, एक ऑफिस खरीद लो अच्छे से जहाँ पे जो है सब कुछ देखा जाए। लेकिन ये 50 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है दोस्तों, कहाँ खर्च हो गए किसी को नहीं मालूम। ये पिछले साल की घटना है। उसी तरह हमारे ज़िले में 15 मंडल है, जिसमें से आर्थिक जो हमारा साल रहा पिछले बार का 2024-25, इसमें 59 ऐसे केसेस हैं दोस्तों जहां पे कि ये डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। हमारे कागज़ नगर की बात करें तो 13.5 लाख रुपए ऐसे गायब है, कहाँ गए पता नहीं, कहाँ खर्चा हुआ पता नहीं। आसिफाबाद म्यूनिसिपैलिटी में 29 केसेस रिकॉर्ड किए गए जहां पे कोई हिसाब नहीं है कि 10,29,000 रुपए कहाँ गायब हो गए। हमारे ZPTC ऑफिस का, मार्केट कमेटी का, ये सब मिला के 139 डिफरेंसेस पाए गए हैं दोस्तों, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। करीब 27,83,000 रुपए फूंक दिए गए। इतने सारे पैसे जो है दोस्तों गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस रिकॉर्ड में पहुंच रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। तो ये एक चीज़ अभी चल रही है। माफ़ कीजिएगा इस एक आर्टिकल के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, ईद मनाई गई है। यहाँ पे जो आसिफाबाद की MLA हैं कोवा लक्ष्मी, उनकी एक तस्वीर है और ये कागज़ नगर के ईदगाह की तस्वीर है, यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सूचना, आज से आप लोग जो है 1 महीने के लिए वोटर्स हेल्पलाइन वेबसाइट पे जाके नया वोटर कार्ड बना सकते हो। अभी आप लोगों को पता ही है मंडल परिषद, ज़िला परिषद, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अगर आप लोगों का वोटर ID कार्ड नहीं है या फिर उसमें कुछ चेंजेस कराना है तो यही मौका है। अप्रैल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप लोगों को मौका मिलेगा। आप फटाफट से अपना वोटर कार्ड अपडेट करवा लीजिए या बनवा लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट देखिए voters.eci.gov.in, इसमें जाकर के आपको लॉगिन करना है, अपना एक नया अकाउंट बनाना है जीमेल के थ्रू, और उसमें जो है आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि एक फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, हाँ, या आपके घर, साथ ही साथ एक चीज़ और, आपके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी
पिताजी है, माँ है, दादाजी है, उनका जो आधार कार्ड है ना उसको भी वोटर कार्ड है ना उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर द रेफरेंस। तो ये एक चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को ये करवाना ही है, ठीक है। तो ये आप करवा लीजिए। नया वोटर कार्ड कैसे बनाते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको अलग से वीडियो भी बना के देंगे। अगर आपको सच में ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में वोटर कार्ड बोल के लिखिए, ज़्यादा कमेंट आएगी, 15-20 कमेंट आ जाएंगे तो हम आपको अलग से वीडियो बना के देंगे कि वोटर कार्ड कैसे बनता है। अच्छा, यहाँ पर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन के बारे में एक फ़ोटो आई है कि भाई पानी नहीं है नल में, क्या हालत है देखिए नल की। यहाँ पे ख़राब हो चुका है ये नल, एक तो पानी आ नहीं रहा है, ऊपर से जब पानी आता है तो यहाँ पे देखिए ये निकास नहीं हो रहा, पानी का जमा हो जाता है उसी में, कोई मेंटेनेंस नहीं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीर है। तो इसको लेकर के रेलवे को कुछ करना चाहिए। अगर कोई रेलवे अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ टेक सम एक्शन। अच्छा, यहाँ पे महुए के फूल का जो है चुनने का काम शुरू हो चुका है। ये महुआ का फूल है, बहुत ही फेमस है और मस्त इसमें से अच्छी सुगंध आती है दोस्तों। तो ये क्या होता है, हमारा जो भी गिरिजन इलाका है जहाँ पे जंगल ज़्यादा है वहाँ पे ये पेड़ जो है ऑटोमेटिकली उग जाते हैं, कोई उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ट्राइबल लोग जो है ना बीड़ी के पत्ते जमा करके, महुए के फूल जमा करके, बाम्बू जमा करके, यही सब करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो बेसिकली जो महिलाएँ हैं ट्राइबल लोगों की, वो क्या करती हैं, सुबह सुबह 6-7 बजे निकल जाती हैं महुए के फूल जमा करने के लिए। ऑटोमेटिक पेड़ से झड़े हुए मिलते हैं, रोड के ऊपर गिरे हुए मिलते हैं, और ये लोग फूल जमा करके क्या करते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है अथॉरिटी ITDA उटनूर उन लोगों को ये बेचते हैं। इससे ITDA उटनूर क्या करता है, कुछ मेडिसिन्स बना करके गवर्नमेंट को सप्लाई करता है। और कुछ दीवाने लोग होते हैं जो इस महुए को जो है दारू के सरका बना के नाट सारा पीते हैं। तो ये जो है एक हर्बल मेडिसिन है, अगर मेडिसिन के हिसाब से ली जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नशा करती है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है दोस्तों। इस बार बताया जा रहा है कि परसों जो मतलब ज़ोरदार यहाँ पे आंधी तूफान आया था उसमें बहुत सारे फूल गिर गए हैं, नुकसान बहुत हो गया है। इस बार महुए के फूल का कलेक्शन कम रहेगा। ये देखिए कॉलोनी की हालत, रोड है कि नाली है समझ ही नहीं आ रहा है। आसिफाबाद मंडल के सालेगुड़ा की फ़ोटो है ये। सालेगुड़ा में BC कॉलोनी नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये हालत बना रखी है, ये हाल है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक आर्टिकल छपा है डंपिंग यार्ड के बारे में। डंपिंग यार्ड एक बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, कचरे को जो है ना क्या करते हैं कि ब्लू और ग्रीन कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सबसे पहले ब्लू और ग्रीन कलर का डस्टबिन होना चाहिए आपके घर पे, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, गीला कचरा अलग ग्रीन कलर में और सूखा कचरा अलग ब्लू कलर के डस्टबिन में आप लोग डालोगे। तो गड़बड़ यही हो गई कि आप लोगों के घर में ही डस्टबिन नहीं है। वो कब तो भी एक बार आके म्यूनसिपैलिटी वाले, पंचायत वाले एक ज़माने में आके डस्टबिन दे के गए होंगे, बस उसके बाद कोई खोज खबर नहीं। कई लोगों की डस्टबिनें गायब हो गई हैं, टूट गई हैं। तो खैर जो भी हो, पहला करप्शन यही हो गया कि आप लोग सेग्रीगेशन कर नहीं रहे हो। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग नहीं कर रहे हो गीले और सूखे कचरे को। दूसरी चीज़, कम से कम जो कचरा लेने जा रही है गाड़ी, उसमें तो भी ऐसे 2 कैबिन होने चाहिए कि एक ग्रीन कलर का कैबिन, एक ब्लू कलर का कैबिन। ब्लू कलर के कैबिन में क्या करोगे, आप सूखा कचरा डाल दोगे और ग्रीन कलर में गीला कचरा डाल दोगे। ये भी फैसिलिटी कचरा वाली गाड़ी में नहीं होती। ये हो गया करप्शन नंबर 2। अच्छा, करप्शन नंबर 3 क्या है कि ये जो सेग्रीगेशन किया हुआ कचरा है, इसको ये आप देख सकते हो ऐसे पिट बनाए हुए होते हैं, इसमें डिवाइड करना होता है। इसको भी सेग्रीगेशन यार्ड का शेड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, कचरे को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, कौन सा ऐसे कचरे हैं जो कि स्क्रैप में बेचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के कचरे को अलग अलग किया जाता है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, करप्शन नंबर 3, एकदम कुप्पा फेंक दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे शेड के बाजू में ला के कचरे कुप्पा फेंक दिए, जला के राख कर दिए। ये सब करप्शन हो रहा है दोस्तों। अगर ये गीले कचरे को आप सेग्रीगेट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चित्तानुंडी सेंद्रिय तैयारी केंद्र में, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने ग्राम पंचायत में, कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी में अगर आपने गीला कचरा सही से जमा किया है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो बना सकते हो। बना करके बांट दो अपने गांव के किसानों में, किसान भी खुश कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा अपने पंचायत ऑफिस में, हमारे म्यूनसिपैलिटी में। लेकिन नहीं, किसको फुर्सत है, जाओ खरीदो बाहर से। फर्टिलाइज़र माफिया भी इसको सपोर्ट कर रही है कि भाई तुम अगर से ऑर्गेनिक खाद बनाओगे तो हमारे दुकान से कोई नहीं खरीदेगा, मत बनाओ, अंगार जला दो। ये सब चल रहा है हर जगह पे। ये गवर्नमेंट ने नियम बनाया है ताकि किसानों का कुछ भला हो। गवर्नमेंट ने नियम बनाया है ताकि पंचायत ऑफिस को भी कुछ कमाई हो जाए।
लेकिन नहीं, यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट से ही यहाँ पे वो करके रखें करप्शन की, डस्टबिन ही नहीं देंगे किसी को, गीला अलग सूखा अलग रखेंगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे। ये सब भारतीय सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहा है। बहुत सारे शहरों में ये काम चल रहा है। आप देख सकते होंगे कि इंदौर जो देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है, वहाँ पे एक केला बेचने वाली बंडी के पास भी आपको 2 अलग अलग डस्टबिन मिलेंगे। हमारे बगल में जो चंद्रपुर शहर है ना दोस्तों, आप वहाँ पे जाके देखिए, म्यूनसिपैलिटी का डंपिंग यार्ड डेली का 80 लाख रुपए कमा रहे हैं वो लोग कचरे से। क्या बोलना, किसको बोलना। अच्छा, यहाँ पे ये है, देखिए हमारे बड़े बाबू लोग, कलेक्टर लोग बीच में बैठे हैं, कलेक्टर साहब वेंकटेश धोत्रे, एक साइड में बैठे हैं हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब दीपक तिवारी और सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, दूसरे साइड में और एक है, वो भी हमारे एडिशनल कलेक्टर ही हैं, डेविड। इन लोगों को ऊपर से कॉल आया है, कहाँ से, हैदराबाद से, डिप्टी सीएम साहब ने कॉल लगाया है कि भाई क्या हुआ राजीव युवा विकासम का, उसके फॉर्म भर रहे नहीं भर रहे, आप लोगों के एरिया में कितने भरे, जल्दी जल्दी भरवाओ, यही बोलने के लिए कॉल आया था। तो वही कॉल ये लोग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई कॉल आया था, हमने बातचीत की है। क्या फ़ायदा, आप फॉर्म भरोगे, आपको फिर से एक पैरवी करवानी पड़ेगी कांग्रेस के लीडर के द्वारा। हाँ, जिले में 30 पुलिस एक्ट अमल है। ये हर 1 तारीख को जो है पुलिस वाले नोटिस देते हैं कि 30 एक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल 30 एक्ट ऐसे स्टेट्स में लगाया जाता है जहाँ मार दौड़ दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं। तो हमारा तेलंगाना भी जो है ऐसे दंगा प्रभावित स्टेट्स में गिना जाता है। और जब से तेलंगाना आज़ाद हुआ है 2014 से अभी तक हमेशा यहाँ पे 30 एक्ट लगा ही रहता है। अब ये 30 एक्ट में क्या करना नहीं करना, 30 एक्ट में आप चाकू छुरी लेके घूमते पाए गए तो अंदर हो जाओगे, आपके हाथ में लाठी डंडा रहा तो आप अंदर हो जाओगे, आप किसी से झगड़ा कियोगे तो उससे अंदर हो जाओगे, आपको जो है कहीं पे भी न्यूसेंस नहीं मचाना है और कोई हथियार लेके नहीं घूमना है, और जो भी करना है पुलिस की परमिशन लेके करना है, यही है 30 एक्ट। अच्छा, यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल में जो है 6, 7, 8, 9, 10 का जो है एडमिशन चालू है। इसका डेट बढ़ा दिया गया है, 6 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। BC कास्ट के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रहना खाना पढ़ाई सब कुछ इसी के अंदर फ्री। हाँ, टोल गेट को लेकर के यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है। बेसिक सी बात है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तेलंगाना प्रदेश गवर्नमेंट ने अलग अलग फैसले लिए हैं। दरअसल टोल गेट में होता है GST। तो GST कौन डिसाइड करता है? स्टेट GST काउंसिल वाले डिसाइड करते हैं कि अपन कौन से चीज़ में कितना GST लेंगे, क्योंकि SGST भी लेना है और CGST भी लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो टोल गेट है ना, आंध्र प्रदेश सरकार ने सस्ता कर दिया है। आज से बहुत सारी चीज़ों के रेटों में आज से फ़र्क आने वाला है दोस्तों। तो टोल प्लाजा में जो है आपको आज कम पैसा देना पड़ेगा अगर आप लोग आंध्र प्रदेश जा रहे हो। लेकिन तेलंगाना में रेट बढ़ गया है, 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का जो है रेट तेलंगाना में बढ़ा दिया गया है, ख़ासतौर पर हमारे कोमरम भीम ज़िले में। यहाँ पे ना 6 अलग अलग आप लोगों को जो है मतलब 6 लाख रुपए तक का यहाँ पे जो है कलेक्शन होता है हमारे ज़िले में। टोल गेट से डेली 6 लाख रुपए का कलेक्शन होता है और करीब डेली 5425 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे ज़िले में टोल गेट को क्रॉस करती हैं। यही फिगर मंचिरियाल का देखिए, 8000 गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, 8200 गाड़ियाँ लगभग, और 9 लाख रुपए की कमाई होती है। आदिलाबाद का जो टोल वाला एरिया है ना, वो सबसे ज़्यादा कमाता है क्योंकि वो बड़ा नेशनल हाईवे है। 84 लाख रुपए का वहाँ पे कलेक्शन होता है डेली और 8326 गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक आदिलाबाद के पास में भोराज नाम का एक इंटरस्टेट चेक पोस्ट है जहाँ पे नेशनल हाईवे की टीपियाँ काटी जाती है, टेम्पररी परमिट वगैरह, ये सब बड़ा ऑफिस है वहाँ पे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, लॉरियाँ लाइन से खड़ी रहती हैं 1-1, 2-2 दिन तक। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आप यहाँ पे रेट भी है, आप देख सकते हो कि कार जीप वगैरह के लिए जो है यहाँ पे 135 रुपये कर दिया गया है। आप अगर 24 घंटे के अंदर आते हो तो 135 जाना, 135 आना। और अपना जो एक अपने ज़िले का गाड़ी कोई अगर रजिस्टर है, यानी TS20 की गाड़ी रजिस्टर है, तो 45 रुपये ही कटेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लाइट कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, छोटी वाली टाटा एस ऑटो, ये मतलब ये जो 4 व्हीलर है छोटे साइज़ की गुड्स गाड़ी, उसको 145-150 रुपये लगेंगे। और अगर आप लोग ज़िले के हैं तो 70-75 लगेंगे। इसके अलावा बस ट्रक ये सब जाएंगे तो 300-310 का रेट लगेगा। ट्राईसाइकिल कमर्शियल व्हीकल है तो 325 से 340 लगेगा।
और मल्टी एक्सेल गाड़ी है तो 470 से 485 लगेंगे, और बहुत बड़ी गाड़ी है तो 570 से 590 लगेंगे। आप चाहे तो महीने का पास भी बना सकते हो। अगर आपके पास कार है तो 2,945 रुपये का आप पास बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अधिकारी है, उनके ऊपर में जो है केस हो गया है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ये मंचिरियाल का केस है दोस्तों। एक्चुअली एक आरटीआई लिखा गया था वहाँ पे, जो यहाँ पे एक 100 दिन का जो मनरेगा होता है ना, तो मनरेगा ऑफिसर के ऊपर एक आरटीआई लिखी गई थी कि भाई मनरेगा स्कीम में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, इसके डिटेल्स बताइए, ऐसा आरटीआई लिखा गया था। जवाब में उस अधिकारी ने क्या किया, और ये आरटीआई अभी ने पिछले साल लिखा गया था 10 अप्रैल 2024 को। तो बदले में अधिकारी ने क्या कहा, अधिकारी ने कहा कि भाई तुम 25,085 रुपये हमको दो, हम आपको बताएंगे डिटेल। तो उन्होंने 25,085 रुपये का डीडी बांधने के बाद में भी कोई जवाब नहीं आया। तो जो आरटीआई के रूल है उसके हिसाब से जो अधिकारी है उनके ऊपर केस कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक ईनाडू वाले अभी डिस्काउंट में ऐड का जगह दे रहे हैं। अगर आपको ऐड कराना है ईनाडू पेपर में तो 9959097631 पे फ़ोन करके ऐड करवा सकते हो। साथ ही साथ हमारे ज़िले के लिए स्पेशली 9145499260 ये नंबर दिया गया है। 25% की छूट दे रहे हैं ऐड देने पर, लेकिन ऐड बहुत महंगा होता है न्यूज़पेपर में, आप लोगों को पता ही है। आप चाहे तो हमारे लोकल टीवी पे भी ऐड दे सकते हो। उसके लिए आप लोग को फ़ोन करना है 7386476917 नंबर पे। एक दिन आपका ऐड चलाने के लिए 100 रुपये लिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। हाँ, यहाँ पे ये तो मिली जुली होती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे ज़िले की नहीं बल्कि पूरे आदिलाबाद सेक्टर की न्यूज़ेस होती है। क्या मस्त व्यू है, देखिए। ये उतनूर से जब हम लोग मंचिरियाल की तरफ जाते हैं ना, तब ये रास्ता ऐसा पड़ता है, बहुत अच्छा जंगल वाला है। हाँ, यहाँ पे जो चेन्नूर के एमएलए हैं काका वेंकट स्वामी के लड़के विवेक वेंकट स्वामी, वो बोल रहे हैं मेरे को मंत्री बनना है। आशा करना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का एक पूरे का पूरा खेत जल के राख हो गया है, बहुत बुरा हुआ। ये राजकुमार यादव नाम के खेती करने वाले किसान हैं, बोल रहे हैं कि एक कोई परिवार में गुजर गए थे तो गया था वहाँ पे शमशान, आके देखा तो यहाँ अंगार लगा हुआ है। बहुत नुकसान हो गया, 12 लाख के आसपास कुछ नुकसान हुआ। यहाँ पे आप चिकन की रेट देख सकते हो। फार्म रेट 146, रिटेल 168, ड्रेस चिकन 244 और स्किनलेस 277 रेट चल रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मेरे को इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल दिखा दोस्तों, बेल्लमपल्ली का है ये। यहाँ पे क्या हुआ, एक गणेश चंदा करने वाली जो ग्रुप होती है ना, तो एक दंता मित्र मंडली नाम की एक ग्रुप है। ये क्या कर रहे हैं, हनुमान बस्ती में रहने वाले हैं ये लोग, और इन्होंने क्या किया है, जो भी खाली दीवारें हैं ना सबके ऊपर ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बना दी है। आप देख सकते हो यहाँ इंडिया का नक्शा बना हुआ है, तेलंगाना का नक्शा बना हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोगों ने दीवारों पे उतारी है जो कि पढ़ाई लिखाई के काम आती है, और ना सिर्फ बच्चों के बल्कि सभी के काम आती है। ये सोलर सिस्टम, यहाँ पे रॉकेट के बारे में लिखा हुआ है, धरती के बारे में लिखा, मतलब बड़ा ही अच्छा एक स्टेप उन्होंने लिया है। आप भी चाहे तो लोगों को शिक्षित करने के लिए ऐसी पेंटिंग्स दीवारों पर उतार सकते हो, बहुत अच्छा कदम है ये। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी। इसके अलावा हाँ, बासर मंदिर जो मैंने आपको बताया था, सरस्वती जी का मंदिर, वहाँ ये इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है बंदरों की, तो बंदरों से सब वहाँ परेशान है। सेवा दल पद यात्रा आरंभ। हाँ जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने सेवालाल महाराज का जो है दीक्षा लिया हुआ है। वो दीक्षा ये लोग कंप्लीट करने के लिए पैदल निकलेंगे। जी हाँ, यहाँ से पैदल जाएंगे कहाँ तक, महाराष्ट्र के वाशिम तक। वाशिम में सेवालाल जी का गांव है, वहाँ तक ये लोग पैदल पैदल जाके ये जो है अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। जो मैंने कल आपको न्यूज़ में बताया था कि शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई है। सरसिल कॉलोनी 6 नंबर वार्ड, प्रणीत नाम के व्यक्ति का घर है जो कि अंगार में जल गया था। और ये जो है ये आपके सारे सिंगरेनी के हैं। हाँ, कोलावार मन्नेवार संगम जो है ये अलग होना चाह रहा है कोलाम जाति से। इनको अब तक कोलाम सर्टिफिकेट मिल रहा था, अभी इनको अलग से एसटी सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि कोलावार मन्नेवार लिखा हो। तो ये डिमांड की थी हमारे विधायक हरीश बाबू ने। कोलावार मन्नेवार वाले तो बड़े खुश, लेकिन जो हमारे कोलाम संगम के लोग हैं वो नाराज़ हो गए। अरे हमारी जाति को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो ये लोग गुस्सा दिखा रहे हैं अपना हमारे एमएलए के खिलाफ। वैसे ये लोग हैं वानखेड़ी के, लेकिन इनका गुस्सा है हमारे विधायक पर। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस एक प्रोग्राम चला रही है, जय बापू जय भीम जय संविधान। उसके तहत जितने भी ज़िला अध्यक्ष लोग हैं वो लोग हर जगह घूम घूम के मीटिंग्स ले रहे हैं छोटी छोटी, और बता रहे हैं कि हमारे देश के लिए बापू ने क्या किया, हम लोगों ने अंबेडकर के लिए क्या किया, और संविधान की रक्षा हमको करना है, अदरवाइज बीजेपी वाले संविधान चेंज कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यही चीज़ बताने के लिए सारे नेता लोग घूम रहे हैं अभी।
आरएसएस वालों ने उगादी उत्सव मनाया है, उसके बारे में है। सीसी रोड के बारे में कल मैंने आप लोगों को बता ही दिया। हाँ, बासंती पूजा शुरू होने वाली है 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक धूमधाम पूजा होगी और 3 नंबर विलेज में जो है ये पूजा होने वाली है। बासंती नगर जो ग्राम पंचायत है, इसी पूजा के कारण जो है फेमस नाम के वजह से बासंती नगर ग्राम पंचायत रखा गया है। बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे दूर दूर इलाके से आते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है ना, ये हर जगह नहीं होती। कागज नगर में ये बहुत ही फेमस है 3 नंबर गांव में। और ये एक्चुअली नवरात्रि की दुर्गा पूजा है जो कि चैत्र महीने में अभी अभी की जाती है नए उगादी के बाद में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि उगादी नवरात्र अभी चालू है और ऐसे में ये दुर्गा पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यही जो दुर्गा पूजा है एक्चुअल दुर्गा पूजा है। जो दशहरे के टाइम होती है वो तो जस्ट एक सिंबॉलिक पूजा है, क्योंकि भगवान श्री राम ने दुर्गा पूजा की थी, उसी को सिंबॉलिक करते हुए उस टाइम पे भी अलग से दुर्गा पूजा की जाती है। तो यही दुर्गा पूजा एक्चुअल है, ये बताया जाता है। अच्छा, कोनापा साहब की जो संस्था है वो क्या कर रही है, कंप्यूटर क्लासेस ले रही है बेज्जूर में। जी हाँ दोस्तों, कुंतला मानेपल्ली और आसपास के इलाका जो है वहाँ पे ये लोग कंप्यूटर क्लास लगा रहे हैं। फ्री में बच्चे लोगों को कंप्यूटर की ABCD सिखाएंगे। बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ है ये। अच्छा, गणगौर का उत्सव खत्म हो चुका है। जो कागज नगर का अग्रसेन भवन है वहाँ पे गणगौर हुआ था, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसके अलावा ये रोड की कंडीशन ख़राब है, उसके बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है। जैनूर की ये घटना है। अच्छा, ये जो तेलंगाना धूमधाम वाले जो आर्टिस्ट है, मतलब जो लोग तेलंगाना फोक सॉन्ग को और कल्चरल डांस को रिप्रेजेंट करते हैं, सीखते हैं, अभी तक बचाए हुए हैं, इन लोगों की हालत बहुत ख़राब है। जब तेलंगाना आंदोलन चला था ये लोग बहुत क्रियाशील थे उसमें। इनके बारे में कुछ करना चाहिए सरकार को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर हरीश बाबू ने असेंबली में कही थी। तो चूंकि उन्होंने ये बात कही थी तो ये आर्टिस्ट लोग आ गए। थैंक यू सर, आप लोगों ने हमको इतना वैल्यू दिया, आपका सम्मान करते हैं बोल के उन लोगों के साथ में जो है पूरा का पूरा ग्रुप आ गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पद्मशाली संगम का इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, कागज नगर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक संस्था है जो कि पद्मशाली जाति के लोगों का जो जितना भी काम करती है, पूरे तेलंगाना में इन लोगों का ऐसा नेटवर्क बना हुआ है और कागज नगर में भी जो है इनकी एक बड़ी अच्छी जो है ऑर्गेनाइजेशन चलती है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है 99/1990। तो इसका प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रधान अधिकारी है जिनको इलेक्शन का जिम्मा दिया गया है, वासाला प्रभाकर, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। वैसे वासाला प्रभाकर हमारे मंडल एजुकेशन ऑफिसर भी हैं और उनको ही जो है अभी इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि 2, 3 और 4 तारीख को जो है शाम के 5:30 से 7:30 बजे तक नॉमिनेशन फाइलिंग है। और उसके बाद में 5 तारीख को नॉमिनेशन फाइलिंग होगा और 6 तारीख को जो है आप लोग अगर चाहे तो अपना फॉर्म वापस ले सकते हो। 7 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है। 8 तारीख को नमूना बैलेट पेपर रिलीज़ किया जाएगा कि किसको कौन सा बैलेट पेपर कैसे बन के आ रहा है इलेक्शन में, सब कुछ बन के आ जाएगा। 9 तारीख से 13 तारीख तक प्रचार रहेगा कि भाई मुझे वोट डालो, क्यों डालो, बैनर वैनर लगेंगे। आपको ये स्पेशली बालाजी नगर इलाके में दिखा हुआ मिलेगा क्योंकि वहाँ पद्मशाली लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये सब होगा। 14 तारीख सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक पोलिंग होगी कि भाई साहब आप यहाँ पे वोट डालिए कि आपको पद्मशाली संगम का प्रेसिडेंट किसको चुनना है और सेक्रेटरी किसको चुनना है। और उसके बाद में जो है 5 बजे के बाद में जो है वोटों की गिनती की जाएगी और बता दिया जाएगा कि कौन जीत गया है। मतलब फुली इलेक्टेड बॉडी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी है पद्मशाली संगम में। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है दोस्तों, जितने भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनके फ़ोन नंबर बदल गए हैं। जी हाँ, आप उनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। आपको जो है सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो सहाय संचालक है उनका नंबर आप लिख लीजिए, कागज नगर डिवीज़न के 8977748816। तो ये सहाय संचालक जी का नंबर है। इसके बाद मंडल व्यवसाय अधिकारी का नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, कागज नगर का 8977748836। वहाँ 16 था, यहाँ 36 है, याद रखिए, दोनों में फ़र्क है। हमारे जो रविंद्र नगर के लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ, मानेपल्ली का आप नोट कर लीजिए 8977748827। जो हमारे लक्ष्मीपुर के जो दर्शक हैं उनके लिए सिरपुर टाउन का बता देता हूँ 8977748860। तो ये नंबर हैं, आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। तो ये थी आज की न्यूज़। सॉरी आज बहुत लंबा खींच गया, लेकिन बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि आप लोगों तक पूरी खबर अच्छे से पहुंचनी चाहिए। इसके शॉर्ट वीडियोस में आपको काट के अपलोड करके दे दूंगा आज दोपहर में। मिलेंगे आज कागज नगर के बाकी समाचार में। तब तक अपने आप ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अप्रैल फूल से आज ज़रूर बचें।